अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से सुना है हमारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने चूंकि एक अजान हो चुकी है तो इस वजह से मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अजान जब हो जाती है, ये उलमाओं ने कहा है। तो अहम बात यह है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने इंडिया अलायंस से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बिहार के अंदर इख्तियार में लाने के लिए अगर हमें रोकना है तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमें महज 6 सीट दे दें। अब 6 सीट वो सीटें हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत चुकी थी, और इससे ज्यादा और क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। बोलने का मकसद ये था कि हमें इनकी जरूरत है, लेकिन किसी मुसलमान लीडर की हमें जरूरत नहीं है। इनकी लीडरी भी हम ही करेंगे, जैसा पिछले 75 सालों से ये करते हुए आए हैं। हमने सिर्फ वोट देने का काम किया है और लीडर ये बनते थे। अब हमने उनको साफ कहा कि आवाम अगर हमारी है तो लीडर भी हमारी ही आवाम में से तैयार होगा इंशाअल्लाह। 6 सीटें नहीं दिए, बल्कि इस हद तक चले गए ये कहने के लिए तेजस्वी साहब ने कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना ही है तो आप बिहार के अंदर इलेक्शन ही ना लड़े। फिर और एक उम्मीदवार आ गए मैदान में अपनी पार्टी लेकर। उन्होंने कहा कि ये तो हैदराबाद से है, हैदराबाद वाले यहाँ पर सीमांचल में क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं तुमको हैदराबाद की बिरयानी खिलाने के लिए आ रहे हैं, वरना तुम तो पी के पड़े रहते हैं। हम आप लोगों से सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं, क्या हमारा और आपका ये इख्तियार नहीं है कि हम अपनी एक सियासी ताकत बनाएं। हर जाति, धर्म और मजहब के लोगों की अपनी अपनी सियासी पार्टियां हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए खड़े होता है, दलितों की, पिछड़ों की नुमाइंदगी करने के लिए खड़े होता है, तो आज जिस तरीके से मेरे कायद और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को तेजस्वी यादव से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप एमआईएम पार्टी को अपने साथ क्यों नहीं लिए, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। यानी कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि दहशतगर्दों की हमारे पास कोई जगह नहीं है। आप दहशतगर्द हैं, मैं दहशतगर्द हूं। बार बार हमको ये कहा जा रहा है कि आप यहां क्यों आए हैं। मुझे एक साहब ने अभी ये बताया कि साहब बहुत सारे नेता आते हैं और ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब ये सर का जो एक घर जा जा के वो वोटर्स को चेक करने वाले हैं, शक है कि इन इलाकों के अंदर बहुत सारे घुसपैठिए हैं और वो घुसपैठियों को हमें बाहर निकालना है। ये भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, हर एक की ये मंशा है कि नहीं, इनके घर में जाना है, इनसे पूछना है दस्तावेज क्या है, और अगर किसी के पास कोई एक दस्तावेज नहीं मिला तो आपको घोषित कर दिया जाए कि आप घुसपैठिए हैं करके। तो मैं अच्छी तरीके से जिनके इशारों के ऊपर ये सब खेल खेला जा रहा है, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, बिहार के अंदर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हम जो रह रहे हैं वो किसी की भीख या किसी की खैरात की वजह से हम नहीं रह रहे। 1947 के अंदर जब हमारे बाप दादाओं से पूछा गया था कि तुम्हारे लिए, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया जा रहा है, तुम वहां जाओगे या तुम वहां चले जाओ, तो हमारे पुरखों ने यह कहा था कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। और आज 76 सालों के बाद हमसे बार बार ये कहा जा रहा है
कि आप यहां क्यों आ रहे हैं, आपके पास दस्तावेज है क्या, आप बताओ आपके कागजात, नहीं तो आपको घुसपैठिए। हम घुसपैठिए नहीं है, हम इस मुल्क के शहरी हैं और अच्छी तरह से कान खोल के ये तमाम लोग जिनके नाम लिया हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये बात अच्छी तरह से आप अपने जहनों में डाल दो कि तुम जितना भी हम पर वार करोगे, जितना हमला करेंगे, जितना हमें निशाना बनाएंगे, हम तुम्हें बार 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 एक ही जवाब देंगे। और वो जवाब अच्छी तरह से मैं दे चुका हूं। आज इस सरजमीन से दोबारा नरेंद्र मोदी अपने कानों को खोलो और सुनो इम्तियाज जलील क्या कह रहा है। इम्तियाज जलील तुमसे ये कह रहा है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तुम्हारे, समझ गए, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही हमारा है। लेकिन हर कोई निशाने पे कौन, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। तेजस्वी यादव, तुमने आज मेरे कायद को छेड़ा है, छोड़ेंगे अब तुम्हें छोड़ेंगे, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। दिखाएंगे तुम्हें कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है। एक तो मुझे ताज्जुब ये हुआ, इतना बड़ा शब्द उसके मुंह में आया कहां से अंग्रेजी का। अनपढ़ गवार मेरे कायद का तो जिंदगी से मुकाबला नहीं कर सकता है पढ़ाई के मामले। लंदन से बैरिस्टर करके आया हुआ है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी नाम है उनका। और तुम उठे सुठे खड़े रहेंगे और कुछ भी बोलेंगे और ये समझेंगे कि साहब अब मैंने बोल दिया हूं, मेरे पास ताकत है, तो मैं कुछ भी बोलूंगा और तुम लोगों को सुनना पड़ेगा। तो सुनो एक बार फिर से तुमको बोलता हूं। 76 सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे। मजलिस थी नहीं, कांग्रेस थी, आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस, सभी थे, तुम बोलते थे और हम सब सुनते थे। अब सुनो, असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमको ये बताया है, तो अब एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अब हम बोलेंगे, वो चुप रहे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये मत समझो मुझे, मैंने देखा है बोलने में क्या ताकत होती है। 2019 से 2024 मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में अकेले नहीं थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां था। असद भाई जब भी खड़े रहते थे बोलने के लिए, तो कोई ना कोई भाजपा वाला अपनी मुंडी छुपाकर किसी के बीच में आड़ में आकर असद साहब को कुछ ना कुछ कहता था। असद साहब भाषण दे रहे, भाषण रोक भी नहीं सकते थे और वो वहां से बड़बड़ करता था। अगर कोई है तो हम खुद है मेरे भाई, हम खुद हैं। हमने अपनी क़यादतें खत्म कर दी है इस मुल्क से। जो राजनीतिक पार्टी आती है वो ये समझती है कि ये कौम को बांटना, बिखेरना, खरीदना बड़ी आसान बात है। इलेक्शन के वक्त में आओ, पैसा बांटो, लोगों को खरीदो। अब तो सुना एक मोदी का मास्टर बड़ा पैसा लेके घूमने वाला है, और मैं इस लड़के की तड़प को देख रहा था। जो खुद ये कह रहा है कि इन्हें एंट्री देनी पड़ती है, दलाली के पैसे उन्हें देना पड़ता है, गुंडागर्दी करके तुम पैसा कमाओगे और फिर हाथ जोड़कर इसी आवाम के बीच में आएंगे। जिस दिन इस नौजवान के हाथ में ये हथियार आ जाएगा कि मैं इलेक्शन के दिन जाऊंगा और मेरे हक का इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद तेरा क्या हशर होगा मास्टर समझ ले तू अच्छी तरह। मैं समझा था मास्टर बोले तो कोई स्कूल का मास्टर होगा, मैं समझा तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने वाला मास्टर होगा, कुछ अच्छा पढ़ा रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद मुझे बताया कि साहब रोड पे खड़े रह के पैसा वसूल करते हैं, दलाली करने का काम करते हैं, सारे जिले के गुंडे मवालियों को लेकर घूमते हैं। अबे तेरे जितने गुंडे मवाली एक तरफ
तो मास्टर, तो मेरे पास मास्टर स्ट्रोक है ये वारिस पठान मेरे पास मास्टर स्ट्रोक है। चिल्लर चालर छोटे मोटे चिंदी चोरों को तो हम गिनते भी नहीं है, गिनते भी नहीं है, यकीन मानिए। आप समझ क्या रहे हैं? यहाँ पर देखिए, आपको समझना होगा कि आपका अपना कौन है और कौन गैरों की चाटुगिरी करने का काम कर रहा है। आपको ये समझना होगा। मैं कहता हूं ना कि कैसे डसेगा कौन, सब जानता हूं मैं, कहां किसी का खौफ मानता हूं। जंगल की हो या हो आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं। बहुत सारे सांप निकलेंगे, अभी 4-8 दिन के अंदर आएंगे। देखेंगे इस इलाके के अंदर किसका जलवा है, किसके हाथ में पैसा दिया जाए ताकि वो वोटों को बांट दिया जाए, वोटों को खरीदने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मास्टर एक बात समझ लें, पैसा अगर हराम का तुम्हारे पास है तो तुम उन पैसों से बाजार में जाकर कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी खरीद सकते हो। शेर के बच्चे बाजारों में, शेर के बच्चे बाजारों में खरीदे नहीं जा सकते हैं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और हम तो ये कह रहे हैं, आपको बदला निकालना है। उन 6 सीटें जो हमने मांगी थी, तुमने हमको ये पैगाम दिए कि मजलिस की कोई ताकत नहीं है, यहाँ पर मजलिस के पीछे आवाम नहीं है। 11 तारीख के दिन जाना है, 11 तारीख के दिन जाकर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे दबाना नहीं है बे, और अगर तुमने 11 तारीख के दिन सही तरीके से खटाखट कर दिए तो 14 तारीख के दिन यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इज्जत रखेगा। और जिन लोगों के पास हम गए थे 14 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो यही लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के घर के दरवाजे के सामने खड़े रह के ठक 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 करेंगे और बोलेंगे अब आ जाओ, अब आ जाओ। असद भाई क्या जवाब देंगे पता नहीं, लेकिन इत्तेफाक से अगर मैं उनके घर पे रहा मैं बोलूंगा चल बैठ मेरे कदमों में, अभी फैसला करेंगे तुझे कहाँ बिठाना है करके। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यह अद्भुत गुजारिश करना चाहता हूँ, इस मुल्क से हमारी क़यादत तो खत्म हुई है, हम ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। आज महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील को हराने के लिए कोई विरोधी पक्ष एक साथ मिलकर आया ऐसा नहीं है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सभी लोग एक साथ मिलकर आए और उन्होंने सब में ये तय किया कि इम्तियाज जलील को यहाँ से जीतने नहीं देना है, इम्तियाज जलील को हमें हराना है यहाँ पे। और हमने मेहनत की, अल्लाह की मर्जी थी, 1700 वोट से हम हार गए। उन्होंने ये समझे कि अब ये हार गया है तो खत्म हो जाएगा। उन्हें क्या मालूम है, आज भी महाराष्ट्र में आकर देखो हमारे जलवे और हमारी तूती कैसी बोलती है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, आप उस बात के गवाह हो गए कि जब हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक महाराज ने गुस्ताखी की तो हम इंतजार करते रहे कि कोई ना कोई एक मुसलमान लीडर किसी भी पार्टी का हो, वो खड़े रहेगा और इसकी मुखालिफत करेगा, इसका विरोध करेगा। लेकिन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। गुस्ताख रसूल का विरोध करना भी उन्हें गवारा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी थी। हमने कहा कि हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम रास्ते पर आएंगे। और जब हमने आवाज लगाई कि चलो मुसलमानों, जिनकी वजह से हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, जिनके लिए हमारा सब कुछ कुर्बान, हमारे रसूल के नाम के ऊपर, सड़क के ऊपर हमें आना है, मुंबई तक चलना है। यूट्यूब पर तो देखे होंगे आप, मुंबई तक चलना है। पूरी हुकूमत ऐसी हिली हुई, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर्स आ रहे
और मुझसे कहते थे कि आपको परमिशन नहीं दी जा रही है, मुंबई तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आप ये रैली नहीं निकाल सकते। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले बल का प्रयोग करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। और फिर मैंने उनसे कहा जिसके नाम के लिए हम जा रहे हैं, तुम्हारी पूरी ताकत लगा लो मुझे रोकने के लिए, मैं मेरी ताकत लगाता हूं मुंबई तक पहुंचने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक हम गए। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि आज इस मुल्क के अंदर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, दरगाहों को मिटाया जा रहा है, बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती, अजानों को बंद कर दिया जा रहा है, और हमसे कहा जा रहा है कि सब्र करो, सब्र करो। बहुत महंगे में पड़ेगा ये सब्र। हम खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुज़दिल हैं। हम सर झुका के अगर चल रहे हैं तो ये मत समझो कि हम खौफज़दा है। हम सर झुकाकर सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि हमें खौफ खुदा है। लेकिन अगर तुम जुल्म ज्यादती अगर करेंगे और ये समझेंगे कि इनका पूछने वाला कोई नहीं है, हम सीमांचल के अंदर या हिंदुस्तान के उन तमाम शहरों के अंदर जहां जहां पर भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इलेक्शन के क्या नतीजे आएंगे हमको नहीं पता है, लेकिन एक बात अपने जहन में बांध लेना, हम वो पार्टी नहीं है जो जीते तो ही आपके साथ रिश्ता बनाएंगे। जो भी नतीजे आए, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ये रिश्ता हमारा खत्म नहीं होगा। ये रिश्ता अगर हमने मजबूती से बांधे रखे, समाये रखे, तो यकीनन हम आगे बढ़ते जाएंगे। 11 तारीख के दिन पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाना। मेरी माएं और बहनों, अगर अपने शौहर ने सुबह 7 बजकर उठकर कहा नींद में से कि मुझे चाय दो, तो बोलना चल भाग, पहले पतंग उड़ा के आ, वोट डाल के आ, तो फिर चाय दो। नहीं तो बस के जैसा उठेंगे, टांग पे टांग रख के बोलेंगे कि जनाब चाय लेके आओ, कोई चाय वाय नहीं मिलने वाली है जब तक जाएंगे नहीं और सरवर भाई को जिताएंगे नहीं। सरवर भाई को आपको जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन वोट, 14 तारीख के दिन नतीजे। ये जश्न सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा बल्कि महाराष्ट्र में भी उतनी ही जोर से जश्न मनाया जाएगा, तेलंगाना में भी उतनी ही जोर से जश्न मनाया जाएगा। जाते जाते आप लोगों को मुझे वादा करना है मेरे भाई, हमारा सर नीचे झुकने मत दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो असदुद्दीन अवैसी साहब को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, जो कमजोर होता हुआ उन्हें देखना चाह रहे हैं, जो उन्हें जलील और रुस्वा करना चाहते हैं कि बड़े शान से तुम गए थे बिहार के अंदर। हम तो जितनी उम्मीदें कर रहे हैं, मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूं जब दोबारा पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब अगले सेशन के अंदर जाएंगे तो सीना चौड़ा करके जाना चाहिए कि देख मैं बिहार गया था, बिहार से क्या लेकर आया। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। गुंडे, मवालियां, चिल्लर चालर जो भी है, सरवर भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब तक शरीफ है तो शरीफ है, नहीं तो इनके बारे में भी पता चला है हमें। शाहरुख खान के डायलॉग बोलते हैं ये कि हम जरा से शरीफ क्या हो गए तो सारी दुनिया बदमाश हो गई। बस भाई आप लोगों से यही इल्तिजा है कि मजलिस को कामयाब करिए। असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत अगर करना है तो यहाँ से ज्यादा सीटें चुनकर लाइएगा। कुछ आभामन की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ली है और मेरा भी सीना चौड़ा होना चाहिए कि मैं अपने भाइयों के बीच गया था इतिहास की भीख मांगने के लिए और उन्होंने हमें इस जीत से नवाजा है करके। तो जाते जाते बस एक ही हमारा रिश्ता मजबूत करने के लिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या